नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी विषय की हमसफर सुनीता। पिछले वीडियो में हमने संस्कार और भावना एकांकिका संचय पढ़ना शुरू किया था। आशा है आप सबको वह वीडियो पसंद आया होगा। आज हम संस्कार और भावना एकांकिका यानी नाटक की शुरुआत पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो स्टेज दिखाई दे रहा है। स्टेज पर एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर के आंगन का दृश्य है। एक मध्यम वर्गीय परिवार दिखाया है जिसके घर के आगे आंगन होता है। ऐसा दृश्य हमें सामने स्टेज पर दिखाई दे रहा है। पूर्व की ओर दो कमरे हैं जिनके द्वार बंद है। पूर्व की ओर दो कमरे हैं जिनके द्वार यानी दरवाजे बंद है। पश्चिम भाग का द्वार बाहर जाता है, वह भी बंद है। उत्तर भाग में रसोई के आगे बरामदा है। बरामदा यानी ओसारा, दालान। जो कुछ दिखाई दे रहा है हम सबको वह बड़ा ही स्वच्छ, सुंदर और उच्च स्थिति का है। बैठक में एक सोफे का एक अंश दृश्य में आता है। बैठक यानी मेहमानों का स्वागत किए जाने वाली जगह। रसोई के पास स्वच्छता है और अलमारी में उचित सामान व्यवस्थित रूप से रखा गया है। जो भी सामान होता है वह ठीक ठाक से लगा हुआ है। आंगन में एक और पलंग पड़ा है, दूसरी ओर दो कुर्सियाँ और एक छोटा टेबल पड़ा है और उस टेबल पर नाश्ते के खाले बर्तन हैं। पलंग पर उमा लेटी है। उमा कौन? अतुल की पत्नी और माँ की छोटी बहू। वह युवती और रूपवती है। वो तो दिखने में बहुत सुंदर ही है। पर्दा उठते समय वह कोनी पर भार टिकाए शून्य में ताकती दिखाई देती है। अब देखो, नाटक शुरू होने वाला है। पर्दा उठ गया है। पर्दा उठते ही हमें क्या दिखता है? तो उमा जो पलंग पे लेटी हुई है। लेटी ने पूरी सो गई नहीं है, बस थोड़ा भार टिकाए शून्य की ओर ताकती दिखाई देती है, यानी कुछ सोच में डूबी है। साड़ी अस्त व्यस्त है। हाँ भाई, हम भी जब टेके हुए होते तो थोड़े कपड़े हमारे अस्त व्यस्त हो जाते हैं। कुंडलाकार कर्णफूल केशों में होकर कपोल पर आ गया है। कुंडलाकार यानी गोलाकार। जो भी कर्णफूल है वह बालों से होकर गाल तक आ गए हैं। कपोल यानी गाल। आगे एक खुली पुस्तक है और वह पढ़ते पढ़ते सोचने लगी है। सहसा धीरे से फुसफुसाती है। इसका मतलब है किताब तो हाथ में ली है, पढ़ भी रही है, किंतु खुद से ही कुछ बातें धीरे आवाज में कर रही है। यह तो हो गया नाटक का दृश्य। अब संवाद यानी डायलॉग शुरू होते हैं। सबसे पहले उमा का है। उमा अपने आप से बात करती हुई दिखाई दे रही है स्टेज पर। वह क्या बात करी अपने आप से? तो वह यह बात करी है, जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय ऐसा भी आता है कि वही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। वह कहती है, देखो ना, कई बातें ऐसी होती है हमारी ज़िंदगी में कि हम ठान लेते हैं कि बस हमें तो इसका विरोध करना, हमें तो यह नहीं करना है। किंतु ऐसा भी समय आ जाता है कि जिस बात का हम इतने दिनों तक विरोध कर रहे थे, चाहे हमारे प्राण चले जाए, किंतु वह बात हम नहीं करेंगे, लेकिन वही बात हम चुपचाप स्वीकार कर लेते। ऐसा उमा किससे कह रही है? खुद से। फुसफुसाकर यानी मैंने अभी बताया, धीमी आवाज में खुद से बात करना। फुसफुसाकर वह फिर पुस्तक में देखती है, फिर शून्य में दृष्टि गड़ा देती है, फिर से एकटक देखने लग जाती है किताबों में। उसकी आंखें गंभीर है। उसके मुख पर आने वाली संध्या की रक्तिम आभा सौंदर्य बिखेर रही है। देखो, शाम हो गई है। संध्या यानी शाम, और रक्तिम यानी शाम के समय सूरज की जो लाल किरणें पूरे आकाश में फैल जाती है, उससे उमा का सौंदर्य और सुंदर दिख रहा है। वह इतनी खोई हुई है कि नौकर रसोई के बरामदे के आकर बर्तन उठा ले जाता है। उनके घर में नौकर है राम सिंह, वह आके बर्तन नाश्ते के उठा ले जाता है, फिर भी उसको पता नहीं चलता है। वह नहीं देखती उसे, क्योंकि वह इतनी सोच में डूबी है। उसका सिर उसी तरह खुला रहता है
और दिवा की किरण कर्णफूल पर चमकती है। देखो, वह तो पलंग पर बैठी है, लेटी है, और तभी उसका सिर यानी मस्तिष्क उसी तरह खुला रहता है और दिवा की किरण कर्णफूल पर चमकती है। उसी चमक में केशों की स्निग्धता उभर आती है। देखो, उसने जो कर्णफूल पहना है उसके कारण जो सूर्य की किरणें उस पर पड़ रही है, उसने सिर पर पल्लो नहीं ढका है, इसलिए उसके बाल और अधिक सुंदर दिखने लगे हैं। तभी पश्चिम वाला बाहर का दरवाज़ा खुलता है और माँ अंदर आती है। माँ वृद्धा है, यानी उसकी अब उम्र हो गई है। उनका मुख वेदना से पूर्ण है। समझ आता है भाई, बूढ़े लोग हैं तो उन्हें वेदना तो होगी ही, पीड़ा तो होगी ही। आँखों में पीड़ा है और शरीर में थकान है। उन्होंने साड़ी पर गरम चादर ओढ़ी है। हाँ भाई, जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें गर्मी जैसी चीज़ें हमेशा साथ में लगती है, इसलिए वह हमेशा शाल वगैरह ओढ़ी रहती है, चादर शाल। उनकी पग ध्वनि सुनकर उमा चौंक कर उठती है। उनकी पग ध्वनि यानी पैरों की आवाज़ सुनकर उमा, जो गहरी डूब में सोची थी, वो चौंक कर उठ जाती है और आंचल ठीक करती है। आंचल यानी पल्लू। माँ उसी के पास आकर धम्म से बैठ जाती है और बैठे बैठे कहती है, देखो अभी माँ का संवाद शुरू हो रहा है भराए स्वर में। तूने सुना उमा? उमा कहती है अचरज से यानी आश्चर्य से, क्या माता जी? माँ कहती है, पिछले महीने अविनाश बहुत बीमार था। अविनाश यानी माँ का बड़ा बेटा, जो उनके साथ नहीं रहता है। बच्चों ध्यान में रखो। इसलिए माँ भराए स्वर में कहती है, अरे उमा तूने सुना? तो उमा कहती है, क्या माता जी? तो माँ कहती है, अरे पिछले महीने अविनाश बहुत बीमार था। उमा, सच माता जी? माँ कहती है, हाँ। उमा कहती है, उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। उन्होंने यानी उमा का पति अतुल। माँ कहती है, वह क्या बताता? वह क्या वहाँ जाता है? माँ कहती है, अतुल मेरा बेटा है, उसे क्या पता होगा, और वो कहाँ अविनाश के घर जाता है? उमा कहती है, फिर भी सुना तो होगा, आपसे किसने कहा? फिर भी उमा कहती है, नहीं नहीं, उसके पति यानी अतुल को जरूर कहीं से सुना तो होगा उसने, लेकिन जाने दो, आपको किसने कहा बताओ माता जी? तब माँ कहती है, मैं कुमार के घर गई थी। कुमार जो बाजू में ही रहता है, उसके घर गई थी। उसकी मिश्रानी ने मुझे बताया, कहने लगी तुम्हारा बेटा तो बहुत बीमार रहा, मरकर बचा है। सुनकर मैं शर्म से गड़ गई। मेरा बेटा बीमार रहे और मुझे पता न लगे। देखो, माँ का कुछ काम होगा, इसलिए माँ कुमार के घर गई है, और कुमार शायद घर में नहीं होगा, इसलिए उसकी मिश्रानी ने अविनाश की बात माँ को बताई। मैंने अभी बताया था बच्चों, मिश्रानी यानी ब्राह्मण स्त्री जो अपना उदर निर्वाह करने के लिए खाना पकाती है, उसे कहते हैं मिश्रानी। शायद फिर कुमार के घर में कोई खाना पकाने वाला नहीं होगा, या तो फिर उसकी शादी नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे विस्तृत नहीं बताया है। लेकिन कुमार के घर मिश्रानी थी। उस मिश्रानी ने माता जी को बताया कि अरे आपका बड़ा बेटा अविनाश जो है ना, वो तो बहुत बीमार था, मरते मरते बचा है। और यह बात सुनकर माँ को तो बड़ी शर्म आई, लज्जित हो गई। उसे लगा, अरे मेरा बेटा बीमार है और मुझे ही पता नहीं, बाजू वाले लोग आकर मुझे बताते हैं, और मैं फिर कैसी माँ हूँ। फिर वो अंदर ही अंदर रोने लगते हैं। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, स्वर लड़खड़ाने लगते हैं, और उसे लगता है, देखो मेरा अविनाश जब छोटा था ना, तो उसे खांसी भी हो जाती थी, तो मैं कई दिन तक खाना भी नहीं खाती थी और सोती भी नहीं थी। वे बहुत तेरा समझाते थे। वे यानी अविनाश के पिताजी कितनी बार बोलते थे, अरे ऐसा मत करो, खांसी तो हुई है, क्यों खाना पीना छोड़ दिया है। वो बहुत बार समझाते थे भी,
और नाराज़ भी हो जाते थे। नाराज़ इसलिए होते थे क्योंकि माँ भी नहीं सुनती थी, क्योंकि माँ का लाडला जो था, माँ का तो जी नहीं मानता था कि बेटा बीमार है और मैं कैसे खाना खाऊं। माँ को सब याद आने लगता है कि छोटा था तो मैं कितनी उसकी सेवा करती थी, अब बेचारा बीमार है तो उसके कौन सेवा करेगा। आगे वो बोल ही नहीं पाती है, फुट फुट कर रो पड़ती है। यानी उमा से जब वो सब बताती है तो बताते बताते रोने लग जाती है। उमा करुणा से द्रवित उनको संभालती है। उमा एक अच्छी बहू है, उसे भी दया आती है और वह जल्दी से अपनी सास को यानी माँ को संभाल लेती है। तब उमा भी सांत्वना से भीगा स्वर में बात करती है, माता जी आप मत रो, इसमें आपका क्या अपराध है। वो भी बोलती है, देखो ना माँ, अब आप अपने आप को क्यों कोस रही हो, क्यों रो रही हो, आप मत रो, इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है, आपने तो कोई अपराध नहीं किया है। तब माँ कहती है, उसी तरह अपराध और किसका है। तब माँ कहती है, अपराध किसका है। देखो बच्चों, आज हम संस्कार और भावना एकांकिका का संवाद यही समाप्त करते हैं। आप पेन उठा के नीचे रेखा खींच लीजिए कि हमने यही समाप्त किया था। अगले वीडियो में हम इस एकांकिका का संवाद जारी रखेंगे यानी कंटिन्यू करेंगे। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे।